Hello class 4 students. Let's start with unit number 4. The name of the unit 4 is Language and Literature, and the chapter we are going to start is 20 chapter, that is Books and Authors, यानी किताबें और उनके लेखक. Now starting with the chapter. An author is a person who writes a book, article or report. एक लेखक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किताबें लिखता है या फिर आर्टिकल लिखता है या फिर कोई रिपोर्ट लिखता है. Most of the authors write when they have some inner feelings related to their own self, their surroundings, the political or the economical situations of the state, or the facts related to their professions. जितने भी राइटर्स होते हैं, जो भी ऑथर्स होते हैं, वो ज़्यादातर किस बारे में लिखते हैं? अपनी अंदर की फीलिंग्स के बारे में, कैसा वो फील करते हैं अपने बारे में, अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में, या फिर पॉलिटिकल या फिर जो हमारे देश की व्यवस्था है उसके बारे में, तो या फिर हमारे स्टेट की, जिस स्टेट में हम रहते हैं उसकी व्यवस्था कैसी है, इकोनॉमिकल सिचुएशंस कैसी हैं, उसके बारे में ऑथर्स लिखते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी. Some world famous authors and their writings are listed below. Match them correctly. Score 1 point for each correct answer. आपको क्या दिया गया है नीचे? यहाँ पे आपको बहुत सारे जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनकी जो उन्होंने किताबें लिखी हैं या उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें जो लिखी हैं, तो वो ग्रंथ लिखे हैं, तो उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किसने क्या लिखा है. तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन से. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेजेस भी दी गई हैं. तो फर्स्ट इमेज जो दी गई है वो दी गई है यहाँ पर. आप यहाँ से मैच करेंगे इमेजेस में. देखिए विष्णु शर्मा की इमेज दी गई है. ऐसे ही आपको सबकी इमेजेस यहाँ पर दी गई हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले. और हमें क्या करना है? हमें राइटिंग्स को उनके ऑथर से मिलाना है. तो वी विल स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वन इज रामायण. रामायण जो है वो किसने लिखी है? रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने. तो सी पार्ट से हम इसको मैच करेंगे. तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, रामायण को उनके ऑथर से मिला दिया. ठीक है. सेकंड वन, हैमलेट. हैमलेट जो है वो क्या है? वो एक बुक है जो किसने लिखी है? वो लिखी है विलियम शेक्सपियर ने. ये सब राइटिंग्स हैं ऑथर्स की और हमें मिलाना है उन्हें ऑथर्स से राइटिंग्स को. गोदान. थर्ड वन गोदान है. एल पार्ट देखेंगे यहाँ पे प्रेमचंद. एल से हमने इसको मैच कर दिया. नाउ फोर्थ वन गीतांजलि. गीतांजलि किससे मैच करेंगे? गीतांजलि मैच करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी से, आई पार्ट से. ये देखिए. नाउ फिफ्थ वन अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र मैच करेंगे चाणक्य से. नाउ सिक्स्थ वन पंचतंत्र. पंचतंत्र सबको पता है किसने लिखी है? पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने. नाउ सेवेंथ वन है द जंगल बुक. जंगल बुक किसने लिखी है? जंगल बुक लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने. तो हमने एच से इसको मैच कर दिया. नाउ एट्थ वन अ टेल ऑफ टू सिटीज. ये किसने लिखी है? ये लिखी है चार्ल्स डिकेंस ने, जो कि डी पार्ट है. तो यहाँ से हमने डी पार्ट में इसको मैच कर दिया. द ट्रेजर आइलैंड टेंथ है आर एल स्टीवेंसन की, तो उसको हमने के पार्ट से मैच कर दिया. नाउ 11th वन एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो. ये किसने लिखी है? ये लिखी है डैनियल डेफो ने. तो हमने इसको एफ पार्ट से मैच कर दिया. स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स. ये किसने लिखी है? जैकब एंड विल्हेम ग्रिम ने, यानी ग्रिम ब्रदर्स ने लिखी है ये. तो ये हमने मैच कर दिया बी पार्ट से. तो हमने क्या किया है, जितने भी हमारी राइटिंग्स थी वो हमने उनके फेमस ऑथर्स के साथ जो जिन्होंने लिखी है उसके साथ उसको करेक्टली मैच कर दिया. और अगर आपको इन राइटर्स की इमेजेस देखनी है, इन ऑथर्स की इमेजेस देखनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. यहाँ पे ए टू एल तक आपको इमेजेस प्रोवाइड की गई हैं. नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो. The Panchatantra is an ancient Indian interrelated collection of animal fables in verse and poem. जो पंचतंत्र है वो क्या है? वो पंचतंत्र एक पुरातन काल की, जो हमारे देश के पुरातन काल को उन्होंने जोड़ा है किससे? जानवरों की कहानियों के साथ बताया गया है. तो वो किस में है? वो पंचतंत्र में है. रविंद्रनाथ टैगोर became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1931. रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1931 में, अगर हम नॉन यूरोपियन की बात करें तो. नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 21, दैट इज होमोग्राफ्स. होमोग्राफ्स का क्या मतलब होता है?
Homograph in the strict sense is one of a group of words that share the same spelling but have different meaning. यानी स्पेलिंग एक है बट उसके दो मतलब होते हैं, दो अर्थ होते हैं. हम आगे आपको बताएंगे. स्पेलिंग उसमें सेम होगी बट क्या होगा, उसके जो अर्थ होगा, जो उसका मतलब होगा वो डिफरेंट होगा. एंड मे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन सच एज टीयर refers to the drop of water from the eyes as well as to pull something apart into pieces. तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो सकता है. जैसे टीयर, तो हमने क्या बताया, टीयर क्या होता है, टीयर आंखों से जो आंसू बहता है उसको बोलते हैं टीयर. और किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ना, पीसेस में तोड़ काटना या फिर उसको फाड़ना बेसिकली बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम टीयर करना. Wind refers to moving air as well as to wrap or twist something around itself or something else. तो जो wind होती है उसका क्या मतलब होता है, जो चलती हवा होती है उसका मतलब वो भी होता है, या फिर किसी चीज के आपस में किसी चीज को बांधना, उसको भी हम wind कहते हैं. Now we will discuss the activity. Some homographs with their one meaning are given below. यहाँ पे नीचे आपको होमोग्राफ्स दिए गए हैं, यानी जो शब्द के अलग अलग अर्थ हैं वो दिए गए हैं और आपको उसका एक अर्थ बताया गया है. रीड देम एंड राइट देयर अनदर सेंस और मीनिंग. स्कोर 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर. और आपको उसका जो दूसरा अर्थ है वो बताना है और कि उसका क्या अर्थ और हो सकता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट. प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, गिफ्ट यानी तोहफा भी हो सकता है, या फिर अगर हम आज की बात करें तो प्रेजेंट का मतलब होता है एट दिस टाइम, यानी जो हमारा क्या है, एक हमारा होता है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल है ये, तो प्रेजेंट. वेव, मूविंग द हैंड इन ग्रीटिंग, यानी किसी को हाय हेलो भी करते हैं जब हम हैंड के मूवमेंट की मदद से, तो उसको भी हम वेव करना बोलते हैं. और जो पानी में जो लहरें होती हैं उसको भी हम वेव बोलते हैं. तो आर डिस्टर्बेंस इन सरफेस ऑफ वाटर. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेक माई हेल्प का भी बॉक्स दिया गया है, तो आप यहाँ से भी करेक्ट स्पेलिंग चूज करके वहां पर लिख सकते हैं, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा. नंबर 3, बो. बो क्या होती है, अ टाइप ऑफ नॉट, यानी आपने देखा होगा कि हम एक बो बनाते हैं तो वो भी क्या होती है, एक तरीके की गांठ बांधते हैं वो अलग स्टाइल से, तो दैट इज बो. और बो क्या होते हैं, जैसे हम किसी को ग्रीट करते हैं तो भी हम किसी के आगे जैसे सर झुकाना, तो फिर उसको भी बोलते हैं बो करना. तो टू बेंड एट द वेस्ट. नाउ 4th वन, वेल. वेल का क्या मतलब होता है, अ होल ड्रिल इन द अर्थ टू ऑब्टेन वाटर, यानी कुआं. कुएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल. और अगर आप ये भी बोलते हैं कि आई एम वेल, आई एम नॉट वेल, तो वो भी क्या होती है कि वेल मतलब आई एम वेल मतलब आई एम इन गुड हेल्थ, यानी मैं सही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है. नाउ 5th वन होता है फेयर इन एग्जीबिशन, यानी एक मेला भी होता है, मेले को भी हम फेयर कहते हैं. और फेयर उसको भी क्या बोलते हैं कि यानी जस्टिस, कि आप सही हो, अपने जो भी आपने निर्णय दिया है वो आपने बिल्कुल सही दिया है, फेयर किया है आपने निर्णय. बैट आपको पता ही है, एक एनिमल होता है चमगादड़ जिसको बोलते हैं. और क्रिकेट में खेलने वाला भी जो इक्विपमेंट होता है उसको भी हम बैट बोलते हैं. तो इसको क्या लिखेंगे हम, एन इक्विपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट, किसका, क्रिकेट का. नाउ वी विल मूव ऑन टू द 7th वन, रोज. रोज का मतलब क्या होता है, एक तरीके का फूल, यानी गुलाब का फूल, आप सबको पता है, या फिर पास्ट फॉर्म ऑफ राइज. तो आप देख रहे हैं कि इनका शब्द एक है पर उसके अर्थ अलग अलग हैं. नाउ नेक्स्ट वन, 8th वन, शेड, अ स्ट्रक्चर बिल्ड फॉर शेल्टर, यानी एक जब आप देखते हैं कि शेड बना हुआ होता है जिसपे इंसान अपना सहारा ले सकता है, अगर कोई बारिश हो रही है या धूप तेज है तो उसके नीचे वो खड़ा हो सकता है, तो वो भी शेड होता है. और शेड का मतलब वो भी होता है कि जैसे हम कहते नहीं है कि ट्रीज शेड देयर लीव्स, तो यानी टू एमिट एंड लेट फॉल, झड़ जाना बेसिकली. नाउ 9th वन, रो, टू प्रोपेल अ बोट फॉरवर्ड यूजिंग ओर्स, यानी
आपने सुना होगा रो अ बोट, रो अ बोट। जो चप्पू होता है जिसकी मदद से नाव चलाते हैं, तो वो जो चलाना है नाव को उसको बोलते हैं रो। तो और रो का क्या और मतलब होता है? रो का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना या फिर लड़ाई करना। तो और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? हम इंग्लिश में बोलेंगे फाइट करना। तो रो का मतलब फाइट करना भी होता है। नाउ 10th वन, अ क्लोज एरिया विद बिल्डिंग, एक बंद एरिया जो जिसके आसपास बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के साथ एक क्लोज एरिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड भी होता है जिसमें हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं ये, जस्ट टू मिक्स और कंबाइन, किसी भी चीज को मिक्स करना या आपस में कंबाइन करना भी कंपाउंड कहलाता है। Now we will move on to the next one, that is 11th one, a type of metal. लेड क्या होता है? अ टाइप ऑफ मेटल। तो इसमें हम इसको जब इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा, लीड, अगर हम इसको लीड बोलेंगे तो क्या होगा? किसी चीज का नेतृत्व करना, यानी आगे बढ़ के काम करना, और जिसके पीछे आपके क्या होंगे? आपके अनुयायी होंगे, या फिर आपके इंग्लिश में बोल सकते हैं आपके फॉलोअर्स होंगे। अनुयायी या फिर फॉलोअर्स आपके पीछे चलेंगे। तो किसी चीज का नेतृत्व करना, फॉलो, टू गो फर्स्ट विथ फॉलोअर्स बिहाइंड। नाउ लास्ट वन, 12th, बार्क। बार्क का क्या मतलब होता है? आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्रंक, जो पेड़ का तना होता है उसकी जो छाल होती है उसको हम बार्क कहते हैं। और बार्क का मतलब क्या होता है? बार्क का मतलब टू विन भी होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि बार्किंग ऑफ डॉग। बार्किंग ऑफ डॉग को जो आपने देखा है कि डॉग कैसे, डॉग क्या करता है? डॉग बार्क करता है। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, सब चीजें हमने जो भी फिल किया है वो यहाँ से फिल किया है। Now we will discuss the more to know. A homophone is a word that is pronounced the same as another word but differs in meaning. जो होमोफोन होता है वो एक ही जैसे उसकी आवाज आती है पर उसका मतलब अलग होता है और उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, SON, SUN। SON का मतलब क्या होता है? बेटा। और SUN का मतलब क्या होता है? सूरज। तो आप होमोफोन से क्या समझते हैं कि होमोफोन एक ऐसा शब्द है जिसकी जो ध्वनि होती है वो सेम साउंड करती है, बट उसके जो शब्द होते हैं उसका मतलब अलग होता है। होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर टुगेदर कॉल्ड एज होमोनिम्स, यानी होमोफोन्स और होमोग्राफ्स को मिलाकर क्या बनता है? इनको मिला के हम क्या कह सकते हैं? होमोनिम्स। तो हमने बता दिया आपको होमोग्राफ क्या होते हैं, एक शब्द के अलग अलग अर्थ। नाउ हम इसमें हमने यही बताएंगे। नाउ हम बढ़ेंगे आगे 22 चैप्टर के लिए, जिसका नाम है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का क्या मतलब होता है? प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत। कोई भी कहावत जो बोली जाती है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट पिथी थिंग्स, sayings in frequent and widespread use that express a basic truth or practical percept। तो जो प्रोवर्ब्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कहावत। बेसिकली ये जो हमारे जबान पे जल्दी जल्दी चढ़ जाती है चीज़ें और हम उसको बोलते हैं, तो हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी इसको यूज़ करते हैं। सम कॉमन प्रोवर्ब्स दैट यू मस्ट हैव हर्ड आर बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। इसका क्या मतलब होता है कि जो दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूंक कर पीता है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मतलब जो आपकी जरूरत में साथ देता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। अ बैड पेनी ऑलवेज रिटर्न्स, यानी आप कोई गलत काम करते हैं तो वो आपको वापस मिलता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। यहाँ पे कुछ कहावत दी गई है, आपको वो कंप्लीट करनी है और उसके बाद अगर आपने एक भी करेक्ट आंसर किया है तो आपको 2 पॉइंट्स उसके लिए मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेक माई हेल्प का बॉक्स भी दिया गया है, तो टेक माई हेल्प की मदद से भी आप यहाँ पर चूज करके लिख सकते हैं। तो नंबर 1, लिव एंड डैश लिव, जियो और जीने दो, लेट लिव। इसमें थोड़ा टेक्स्ट बढ़ाएंगे। लिव एंड लेट लिव। नाउ सेकेंड वन,
बार्किंग डैश सेल्डम बाइट, बार्किंग डैश सेल्डम बाइट में क्या आएगा, बार्किंग आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या आएगा यहाँ पे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. नंबर थर्ड, लव कॉन्कर्स ऑल. नंबर फोर्थ, गार्बेज इन garbage out. Number fifth one, variety is the spice of life. Number sixth one, there is one law for the rich and another for the poor. Number seven, still waters run deep. Number seven, do unto dash as you will like them to do unto you. Do unto others. Give him an inch and he will dash a yard. Take. Number 10, a dash in the hand is worth two in the bush. A bird. So that's all about the, क्या बताया हमने आपको, proverbs यानी कहावतें. Now we will move on to the chapter number 23, that is literary terms, यानी जो हम यूज करते हैं लिटरेचर में टर्म्स, उसके बारे में हम आपको बताएंगे. Literary terms are the words used in the discussion, review, criticism and classification of literary works such as stories, poetry, drama and essays. जो पोइट्री, ड्रामा और एसेज होते हैं, कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, ऐसे होते हैं, उन सब को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमें कहलाता है लिटरेरी टर्म्स. देयर इज नो ऑथराइज्ड लिस्ट ऑफ सच टर्म्स, बट इन टर्म्स की कोई भी ऑथराइज्ड लिस्ट नहीं है. सम ऑफ द लिटरेरी टर्म्स आर एसेंट, एक्ट, बैलेट, सोनेट, कैनन, केस, रियलिज्म एटसेट्रा. ये सब क्या है, ये लिटरेरी टर्म्स हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी. Some clues related to different literary terms are given below. यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं और उसका क्या मतलब है, वो एक लिटरेरी टर्म के बारे में बताएगा. Read them and write the correct term for each. आपको उसको पढ़ना है और उसके बारे में सही टर्म लिखनी है. Score 1 point for each correct answer and 1 bonus point if you get all of them correct. आपको अगर आप एक करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा. अगर आप सब करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे टेक माई हेल्प का बॉक्स दिया गया है. तो आपको क्या करना है कि यहाँ से हेल्प लेकर आंसर्स लिखने हैं. नंबर 1, ड्रामा सेट टू म्यूजिक. ड्रामा सेट टू म्यूजिक जो होता है उसका क्या, जो लिटरेरी टर्म यूज की जाती है उसके लिए ओपरा. नंबर 2, अ पिक्चर डिजाइन टू प्रोवोक लाफ्टर. तो यानी जिसको देखकर हमें हंसी आए, हमें खुशी हो, दैट इज कार्टून. नंबर 3, वर्क ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी इन आर्ट एंड म्यूजिक. तो वो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिक. नंबर 4, अ शॉर्ट टेल कन्वेइंग अ मोरल, लेसन और बिहेवियर, दैट इज फेबल यानी कहानी. नाउ 5th one, a fictional story that tells of human experiences through a sequence of event, यानी जिसमें एक के बाद इवेंट जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, तो दैट इज नॉवल. नाउ 6th one, a drama which aims to amuse and ends happily, that is comedy. Number 7, these are literary terms we are discussing. 7th is compound performance by professional dancers, that is ballet. Number 8, religious instructions of Christians in question and answer, that is catechism. CATECHISM. Now 9th one, a long poem telling the story of great heroes, so that is epic. 10th one, a musical composition usually in 4 or more parts written for a large number of singers, so that is chorus. So that's all about the literary terms. Now we will discuss the more to know. An account of person's life written by himself is called an autobiography. यानी अपने जीवन के बारे में जो इंसान लिखता है अपने बारे में, तो उसको क्या टर्म यूज करते हैं, ऑटोबायोग्राफी.
A book or an account that deals with a person's life is called a biography. या फिर कोई किताब या जिससे उसने ये अपनी लाइफ के बारे में बताया है लोगों को, that is known as biography. Now we will discuss the chapter number 24, that is idioms. Idioms का क्या मतलब होता है? मुहावरे. क्या मतलब होता है idioms का? Idiom is a group of words having a specific meaning quite different from what they convey literally. यानी जब हम उसका नाम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट उसका मतलब होता है. वी यूज अ लॉट ऑफ ईडियम्स व्हेन वी स्पीक और राइट टू गिव एम्फेसिस. हम बहुत सारे ईडियम्स का यूज करते हैं जब हम किसी को या तो किसी से बात कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज पर जोर दे रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्मेल अ रेट मीन्स टू सेंस समथिंग ट्रिकी. अब देखिए, स्मेल अ रेट है, आपको ये थोड़ी ना कहना है कि चूहे को सूंघिए, ऐसा नहीं करना है. इसका मतलब है कि कुछ कहीं पर ट्रिकी हो रहा है. सेंस समथिंग ट्रिकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई पर कुछ ट्रिकी चल रहा है, कुछ चाल चल रही है. नाउ वी विल डिस्कस इट. मैच द फॉलोइंग ईडियम्स टू देयर मीनिंग. यहाँ पे ईडियम्स दिए गए हैं और आपको उनके असली मीनिंग के साथ उसको मैच करना है. तो ईडियम्स हमने क्या बताया? मुहावरे. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, अ हेयर्स ब्रेड्थ. तो दिस इज सी पार्ट, very short distance. Moving on to the second one, lose one's temper. तो that is to become angry, यानी गुस्सा होना. To catch a tiger by its tail. तो third one is to do a very dangerous task, यानी बहुत ही कोई खतरनाक काम करना. Blue blood. Blue blood का क्या मतलब है? The blood of royal family, यानी royal family को belong करना. Fifth one, a drop in the ocean. तो drop in the ocean का क्या होगा? Very small amount, B part. Now sixth one, dog tired. Dog tired का क्या मतलब होता है? To be very tired, यानी बहुत थका हुआ. Seventh one, monkey business. Monkey business का क्या मतलब है? Playing tricks to cause trouble, यानी चालाकियाँ करना, किसी के लिए परेशानी खड़ी करना. Eighth one, to get द लॉयंस शेयर. तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेना, बेनिफिट लेना किसी भी चीज का. फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हैव अ फियर्स आर्ग्यूमेंट, यानी बहुत लड़ाई करना. नाउ टेंथ वन, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है? रेनिंग वेरी हैवीली. 11th, to let the cat out of the bag. 11th का क्या मतलब है? to let the cat out of the bag. इसका मतलब होता है to let people know of a secret. 12th, to have a feather in one's cap. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है to have done something to be proud of, यानी जिसके ऊपर आपको खुशी मिल सके, प्राउड फीलिंग आ सके. That is 9th one. 13th one, to make a mountain out of a molehill. तो इसका क्या मतलब है? टू मेक स्मॉल डिफिकल्टीज अपीयर बिग, यानी छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा दिखाना. 14, फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू गेट वन आउट फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन इनटू अनदर मोर डिफिकल्ट वन, यानी कुएं से गिरे और खाई में जा कूदे. इसका क्या मतलब होता है? टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. इसका क्या मतलब होता है? टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, यानी अपनी ही सिर्फ तारीफें करना. एम पार्ट से हमने डिस्कस किया इसको हमने एम पार्ट से ज्वाइन कर दिया. नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो. व्हेन समवन स्नीजेस, अदर ऑफन से गॉड ब्लेस यू. जब कोई छींकता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गॉड ब्लेस यू. इन जर्मनी व्हेन समवन स्नीजेस, अदर्स से गिसेनडाइट, व्हिच मींस गुड हेल्थ टू यू. और जर्मनी में अगर कोई छींकता है तो उसको गिसेनडाइट बोलते हैं. इसका क्या मतलब है? कि तुम्हें अच्छी सेहत मिले, गुड हेल्थ टू यू. दिस अरोज फ्रॉम अ मेडिवल दैट वन sneezed, the devil entered through one's open mouth. ये कहाँ से आया? जब किसी ने छींका तो उसके मुंह के अंदर क्या चला गया? डेविल चला गया. द ब्लेसिंग्स वर मेंट टू स्केयर द डेविल ऑफ. तो ये ब्लेसिंग्स है कि भाई इस ब्लेसिंग से क्या होगा? जो डेविल है वो भाग जाएगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 25, दैट इज स्टोरीज, मतलब कहानियां.
स्टोरी बुक्स आर इंटरेस्टिंग, जो स्टोरी बुक्स होती हैं, जो कहानी की किताब होती हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट सम फेमस स्टोरीज एंड नेम देम विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स. यहाँ पे आपको कुछ स्टोरीज के हिंट दिए गए हैं और आपको उन कहानियों के नाम बताने हैं. क्लू बॉक्स भी दिया गया है आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक माई हेल्प भी दी गई है. तो टेक माई हेल्प में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से नाम देखकर लिख सकते हैं. स्टोरी बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ये तो हमने बता दिया. अब फर्स्ट वन से स्टार्ट करेंगे. द गर्ल लेट डाउन हर हेयर सो दैट द प्रिंस कुड क्लाइम अप द टॉवर. उसके जो बाल थे, जो गर्ल के, वो इतने बड़े थे, उसने जब उसको नीचे डाला तो इतने मजबूत थे उसके बाल कि प्रिंस उसको चढ़कर टॉवर के ऊपर आ जाएगा. तो वो कौन सी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं? दैट इज रेपुंजेल. रेपुंजेल के बारे में हम बात कर रहे हैं. नाउ सेकंड वन देखेंगे आप. He had a nose that grew every time he told a lie. उसकी नाक जो थी, वो जब भी झूठ बोलता था वो बढ़ती चली जाती थी. तो वो कौन सी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं? पिनोकियो. नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन. A young lad exchanged a cow with magic beans. किसने क्या किया कि जो गाय थी उसके पास, उसको किससे एक्सचेंज कर लिया? मैजिक बीन्स थे. तो उसका क्या स्टोरी है नाम? जैक एंड द बीन स्टॉक. जैक एंड द बीन स्टॉक. नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखेंगे. द लिटिल गर्ल who wore a red cloak when she went to meet her grandmother. उसने एक चोगा पहना था लाल रंग का जब वो अपनी दादी माँ से मिलने के लिए गई थी. तो उस कहानी में, कौन सी कहानी में हुआ था ऐसे? लिटिल रेड राइडिंग हुड. नेक्स्ट वन करेंगे. यंग ब्रदर एंड सिस्टर. यंग ब्रदर एंड सिस्टर सेव देयर लाइफ आउटविटिंग द मैन ईटर विच. यानी जो आदमियों को, लोगों को खा लेती थी, उसके बारे में कौन सी कहानी में बताया गया है? हैंसल एंड ग्रेटल में. Now last one. A beautiful girl not treated well by stepmother and her daughter lost a slipper dancing with the prince. बहुत ही सुंदर लड़की थी एक, जिसकी जो सौतेली माँ थी और उसकी बेटी थी सौतेली माँ की, वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करती थी और उसने अपना स्लीपर खो दिया था. कब? जब वो डांस कर रही थी प्रिंस के साथ. तो उसका क्या नाम है? सिंड्रेला. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या क्या किया है. यहाँ पे हमने लिखा है जैक एंड द बीन स्टॉक. यहाँ भी थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे. आप देख सकते हैं फर्स्ट हमने बताया रेपुंजेल, देन पिनोकियो, जैक एंड द बीन स्टॉक, लिटिल रेड राइडिंग हुड, देन हैंसल एंड ग्रीटल एंड सिंड्रेला. नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो. In 1937, Disney created the first sound and color animated feature film Snow White and the Seven Dwarfs. 1937 में सबसे पहले डिज्नी ने, जिसमें आवाज़ भी थी और कलर भी थे, वो एनिमेटेड पिक्चर बनाई थी जिसका क्या नाम था? स्नो वाइट एंड द सेवन डॉग्स. That's all about the chapter number 25 and unit number 4. Hope you all understand it well. Please like and subscribe. Thank you for watching.